नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, बहुत ही जल्दी से। ठीक है, तो आज का हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हम लोग देखते हैं, जो सभी यूपी टेट डीएसएसबी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, लगभग सभी एग्ज़ाम्स में इससे एक क्वेश्चंस जरूर आता है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि इसको बहुत ध्यान से समझिए, फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सिद्धांत शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति में सही और गलत की समझ किस प्रकार विकसित होती है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास क्रमिक रूप से होता है और इसे 3 स्तरों तथा 6 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो इन्होंने अपने नैतिक स्तर को बताया उसमें 3 स्तर बताए और 6 अवस्थाओं में क्या किया, उसको विभाजित किया। ठीक है, तो अब ये 3 स्तर और उनके जो 6 अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें जो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत जो स्तर होता है, यह स्तर सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है और पूर्व परंपरागत स्तर में 2 अवस्थाएं आती हैं। एक अवस्था आती है दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास की। ठीक है, तो ये बच्चों का पहली अवस्था होती है जो सामान्यतः बच्चों में पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा कार्य के परिणाम के आधार पर निर्णय लेता है। यदि दंड मिलेगा तो कार्य गलत है, यदि दंड नहीं मिलेगा तो कार्य सही है। जैसे हम लोग स्कूलों में जाते हैं तो स्कूलों में हमसे बताया जाता है कि होमवर्क करके लाना है। अगर होमवर्क करके नहीं लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मार पड़ेगी। तो बच्चे को पता होता है कि यार हमको दंड मिलेगा, तो ये बात क्या है, गलत बात है। तो उसको दंड से पता चलता है कि कौन सी बात गलत है, कौन सी बात सही है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बच्चा चोरी करता है क्योंकि उसे डर है कि उसे सज़ा मिलेगी, तभी वो बच्चा चोरी नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है ये काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, दंड मिलेगा। इसका मतलब है कि ये काम उसके लिए क्या है, गलत है, इसीलिए वह बच्चा क्या करता है, चोरी नहीं करता है। दूसरी अवस्था होती है, ये दूसरी अवस्था पहले स्तर का ही एक प्रकार है जो बच्चों में ही पाया जाता है। क्या होता है, व्यक्तिगत लाभ अभिविन्यास। यानी कि बच्चा अपना लाभ को ध्यान में रख के निर्णय लेता है। बच्चा अपने लाभ को ध्यान में रख के ही निर्णय लेगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे मुझे क्या फ़ायदा होगा, यह उसकी सोच प्रमुख रहती है। जैसे हम इसको अगर टॉफ़ी देंगे तो वो उम्मीद करता है कि हमें भी ये जब कभी चीज़ लेगा या कुछ भी लेगा तो हमको देगा ज़रूर, और जब हमको देगा तो हमें क्या लगेगा, हमें अच्छा लगेगा, इसका मतलब हमको देना चाहिए। और ये माइंड में बनाता है कि ये बच्चा क्या है, हमें नहीं कुछ दे सकता है, तो इसका मतलब है कि हम भी क्या करते हैं, नहीं देते हैं। तो वो ये समझ के मदद करता है कि हमें उधर से मदद मिलेगी, यानी उसको लाभ की उम्मीद हमेशा रहती है। उदाहरण के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा यदि तुम मेरी मदद करोगे, तो ये आपस में क्या रहता है, एक व्यक्तिगत अब लाभ का रहता है। ये पहले स्तर में 2 प्रकार आते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला स्तर देखते हैं हम लोग। दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर क्या हुआ, अब बच्चा जो हो गया, बच्चे से अब क्या हो गया, किशोरावस्था में आ गया। यानी कि जो परंपरागत स्तर होता है उसमें किशोरा अवस्था और युवा अवस्था के बच्चे क्या होते हैं, अधिक दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है किशोरा अवस्था की तरह लोग सोचने लगते हैं। अब इसमें अवस्था देते हैं, अवस्था तीसरी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। यानी कि इसमें जो किशोरावस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो वो अच्छा लड़का बनने की कोशिश करता है, या जो लड़की होती है वो अच्छा बनने की कोशिश करती है। यानी कि अपने व्यवहार को ऐसा दिखाती है कि वो क्या है, एक बहुत अच्छा लड़का है, या लड़की दिखाती है एक बहुत अच्छी लड़की है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे की स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है, यानी कि दूसरे की वाहवाही लूटना चाहता है। अच्छा व्यवहार इसलिए करता है ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए विद्यार्थी शिक्षक की बात मानता है ताकि उसे अच्छा छात्र माना जाए। ठीक है, तो छात्राएं क्या करती हैं, खूब टीचरों से चुगली करती हैं, या छात्र क्या करते हैं, दूसरे की खूब शिकायत करते हैं। क्यों, क्योंकि उसको टीचर अपनी नज़र में क्या माने, ये लड़का अच्छा है या ये लड़का बुरा है। इसी तरीके से चौथी अवस्था होती है। चौथी अवस्था क्या होती है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास।
यानी कि इसमें बच्चा ये सोचता है कि जो भी नियम कानून बनाए जाएं उसी के हिसाब से समाज चले, और उसके लिए नियम कानून ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो उदाहरण के तौर पर कोई ट्रैफिक नियमों का पालन करना है क्योंकि वे समाज की सुरक्षा में बने रहें, तो बच्चा कहेगा हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या रहता है, समाज में नियम बना रहता है और वो कानून व्यवस्था को पालन करने की क्या करता है, पूरी पूरी कोशिश करता है और वो अपना देखता है। तीसरा स्तर जो है वो उत्तर परंपरागत स्तर है। उत्तर परंपरागत स्तर में क्या होता है, इसमें अब बच्चा क्या हो गया, किशोर से बड़ा होकर व्यक्ति हो गया। यह स्तर सभी व्यक्तियों में विकसित नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ लोगों में ये स्तर क्या होता है, अच्छा खासा विकसित हो जाता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, अपनी थिंकिंग को काफ़ी अच्छा मजबूत करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस स्तर के बारे के जो अवस्थाएं हैं उनको पढ़ लेते हैं। इसमें जो अवस्था आती है, पांचवी अवस्था आती है। पांचवी अवस्था कौन सी होती है, सामाजिक अनुबंधन और अभिविन्यास की। यानी कि व्यक्ति समझता है कि कानून समाज की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, उसको लगता है आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, कानून में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि हर नियम हर समय लागू हो ये जरूरी नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई नियम समाज के हित में नहीं है तो उसे बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास होता है जिसमें बच्चा क्या करता है, या अब वो बच्चा क्या हो गया, व्यक्ति बन चुका है, जो अब डिसीजन जो करता है वो सिचुएशन के हिसाब से लेने लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गई आपकी पांचवी अवस्था। अब हम लोग जो करते हैं, सिक्स अवस्था के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें देखते हैं सिक्स अवस्था है हम लोगों की। देखते हैं क्या है सिक्स अवस्था, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सार्वभौमिक नैतिक विन्यास मतलब जो हर जगह, यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल, जो हर जगह लागू होता है। जैसे कुछ होते हैं व्यक्ति न्याय, समानता, मानवाधिकार जैसे सार्वभौमिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लेना। ठीक, यह नैतिक विकास की सर्वोच्चम अवस्था होती है। जैसे आप कहीं भी चले जाएं, दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाएं, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, न्याय, समानता और मानवाधिकार को लगभग हर जगह क्या दिया जाता है, वैल्यू दिया जाता है। ये ऐसे नैतिक सिद्धांत हैं जहाँ हर अवस्था में हर जगह लागू होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं, सत्य और न्याय के लिए व्यक्तिगत नुकसान को भी स्वीकार करना। यानी कि हमें सत्य और न्याय से अगर हमको फ़ायदा हो रहा है, तो अगर कोई व्यक्तिगत नुकसान भी हो रहा है तो आदमी स्वीकार सहज कर लेता है कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग कोहलबर्ग की जो सिद्धांत की जो मेन विशेषताएं थे उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमने पूरा एक पढ़ लिया। हमने बच्चे को पढ़ा, बच्चे से किशोरावस्था में पढ़ा, किशोरावस्था से फिर क्या हमने पढ़ा, व्यक्ति की अवस्था में पढ़ा, और उनको भी अवस्थाओं में बांटा गया, हर स्तर में तीन तीन स्तर में बांटा गया। अब उसकी कुछ विशेषताएं भी कोहलबर्ग की, तो विशेषताएं देखने, पहली विशेषता है नैतिक विकास के चरणों में समझाया गया, पहली बात। दूसरा, प्रत्येक अवस्था को क्रमिक रूप से उन्होंने विकसित किया, ये भी बस सही बात है। किसी शिशु से क्या हुआ, किशोरा, किशोरा से व्यक्ति। नैतिक निर्णय की प्रक्रिया पर क्या दिया उन्होंने, बल दिया है। ठीक है, चौथा है शिक्षा और सामाजिक वातावरण को महत्वपूर्ण माना। यानी कोहलबर्ग के सिद्धांत का मानना था कि समाज में शिक्षा और सामाजिक वातावरण बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे कि समाज पे एक सकारात्मक असर पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ कोहलबर्ग की बहुत महत्वपूर्ण क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। लेकिन इनकी कुछ आलोचनाएं भी हुई, वो आलोचनाएं भी देख लेते हैं हम लोग। तो आलोचनाएं क्या हुई, पहली आलोचना है सभी व्यक्ति अंतिम स्तर तक नहीं पहुंचते। सही बात, कुछ लोग क्या होते हैं, अपने एक ही विचारधारा को लेकर बहुत सपोर्टिव हो जाते हैं और चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचना कम कर देते हैं। दूसरा होता है सांस्कृतिक भिन्नताओं का पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। यानी कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति पर उसके जो कल्चर्स होते हैं उनका भी तो उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो उन पे उस चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, तो इसकी आलोचना हुई। तीसरी आलोचना उनकी हुई, तीसरी भावनात्मक पक्ष उपेक्षा तक अधिक बल दिया। यानी कि भावनात्मक पक्ष के पर उन्होंने ज़्यादा बल नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ों को देखने की कोशिश की। जबकि ऐसा नहीं है कि क्या होता है, कोई भी बच्चा जब सीखता है या कुछ भी करता है तो उस पर भावनात्मक पक्ष भी क्या रहता है, हावी रहता है, या उस पर अधिक बल दिया। तो ये कुछ इनकी क्या थी, आलोचनाएं थी। लेकिन अगर हम निष्कर्ष के तौर पर देखें तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास तीन स्तरों और 6 अवस्थाओं में होता है। व्यक्ति दंड के भय से तो शुरू होकर धीरे धीरे न्याय, समानता और मानव कल्याण जैसे उच्च नैतिक मूल्यों तक पहुंच सकता है।
यह सिद्धांत जो है सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डीएसबी, केवीएस, एनवीएस तथा अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि सभी लोगों को इस सिद्धांत को अच्छे से समझना चाहिए और इसके जो की पॉइंट्स हैं थोड़े थोड़े वो आपको लिख लेने चाहिए, जिससे कि आपको ये सिद्धांत ओवरऑल बहुत अच्छे से तैयार हो जाए और सभी एग्ज़ाम्स में आपका कुछ भी प्रश्न इसमें क्या हो ना छूटे। ठीक है दोस्तों, तो अपना चैप्टर इस यहीं पे टॉपिक एंड करते हैं। अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार इस वीडियो के बारे में ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।